हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आजकल मेरा डिस्कशन चल रहा है राउल्ट्स के लॉ को लेकर, लेकिन ये बात वही जानते हैं जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं। और यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बताना चाहता हूं, आई एम अ केमिस्ट्री लेक्चरर और मेरे इस वीडियो में आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं 12th क्लास की केमिस्ट्री की बुक फर्स्ट के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन के एक आर्टिकल राउल्ट्स लॉ को लेकर। अब जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है वो कहेंगे सर राउल्ट्स लॉ तो खत्म हो गया, राउल्ट्स लॉ तो हमने पढ़ लिया, आपने पिछली वीडियो में बताया था। माय डियर, वो राउल्ट्स लॉ था जब हमने किसी अवाष्पशील अविद्युत अपघट्य यानी कि नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट विलेय को किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया था। तो वो रूल था अवाष्पशील अविद्युत अपघट्य विलेय को किसी विलायक में घोलकर उसका विलयन बनाया गया था, तब राउल्ट्स लॉ। अब आप पूछेंगे तो सर आज कौन सा राउल्ट्स लॉ है? आज हम बात करेंगे राउल्ट्स के उस नियम को लेकर जब उन्होंने दो वोलेटाइल लिक्विड्स को आपस में मिलाया। वोलेटाइल लिक्विड्स मींस वाष्पशील द्रव। तो दो वाष्पशील द्रव को जब उन्होंने आपस में मिलाया, मिलाने के बाद एक सॉल्यूशन बनाया, तब राउल्ट्स का लॉ इस पर कैसे एप्लीकेबल होगा। यानी कि आज हम चर्चाएं करें तो आज हमारी चर्चाएं होंगी राउल्ट्स लॉ को लेकर, लेकिन उसमें कंडीशन क्या होगी? व्हेन लिक्विड इज इन लिक्विड, यानी कि इसे हम हिंदी में लेके चले पहले तो वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? When a volatile liquid is present in another volatile liquid, यानी कि liquid in liquid। आज हमारी चर्चाएं, जबकि पिछली चर्चा हमारी किस पर थी? पिछली चर्चा थी हमारी when a solid substance that should be non volatile non electrolyte in a solvent। और आज सॉलिड नहीं है, आज हमारा एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करिए कि राउल्ट्स लॉ कौन सा वाला कब एप्लीकेबल होगा। यदि आपने कोई अवाष्पशील अविद्युत अपघट्य विलेय किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है तो वो मेरा प्रीवियस वीडियो वाला राउल्ट्स लॉ है। और आज जिस वीडियो के अंदर मेरा आपके संग डिस्कशन चल रहा है, आज भी वी आर डिस्कसिंग अबाउट राउल्ट्स लॉ, बट इट इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ व्हेन अ वोलेटाइल लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन अनदर वोलेटाइल लिक्विड। इज दैट क्लियर? तो अब आपके ब्रेन में ये आर्टिकल एकदम क्लियर हो गया है कि अब हम जो राउल्ट्स लॉ डिस्कशन कर रहे हैं ये राउल्ट का सेकंड फॉर्म है। यहां आप लोगों को कई बातें क्लियर करना चाहूंगा। द फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज, सर दिस इज द राउल्ट सेकंड लॉ। नो माय डियर, इट इज नॉट सेकंड लॉ ऑफ राउल्ट्स। ये राउल्ट का सेकंड नियम नहीं है, बल्कि ये राउल्ट का नियम है वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए। और वो जो पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, तो जो मेरे नए दर्शक हैं, नए व्यूअर्स हैं, नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, फिर आपको मेरे इस लेक्चर को ज्यादा स्मूथ कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो पिछले लेक्चर में मेरा डिस्कशन था जब एक सॉलिड सब्सटेंस, एक ठोस पदार्थ, वो भी कैसा, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है यानी अविद्युत अपघट्य है, जो नॉन वोलेटाइल है यानी अवाष्पशील है, एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया। तो दैट इज नॉट द फर्स्ट रूल ऑफ राउल्ट एंड इट इज नॉट द सेकंड रूल ऑफ राउल्ट। दीज आर द राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। दैट्स, तो डोंट से
ये राउल्ट्स फर्स्ट लॉ था और ये राउल्ट्स सेकंड लॉ है। ये ब्लंडर नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स आपसे। चलिए तो इस रूल को समझें, उसके लिए एक बेसिक फॉर्म तैयार करते हैं, पहले एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं हम। सबसे पहले हमने दो वाष्पशील द्रव लिए, दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं सेकेंडली। थर्ड, इस पूरी प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। तीन बातें मैंने बताई। दो द्रव होने चाहिए जो वाष्पशील हो। वाष्पशील का मतलब जो आसानी से वाष्प बना देते हो। वाष्पशील दुनिया की हर चीज है ऑलमोस्ट, लेकिन जो आसानी से वाष्प बना देते हैं उनको हम वाष्पशील यानी वोलेटाइल कह देते हैं। नंबर दो, बोथ लिक्विड शुड बी सॉल्युबल इन ईच अदर, दोनों एक दूसरे में विलय हो। एंड द थर्ड, the temperature in the whole process should be constant. I am not saying it should be a particular temperature like 25, 30 or the 20. No idea. It depends on you at which temperature you want to perform this law. But in the whole process, a temperature should be constant. That is mandatory. ये आवश्यक है। अभी एकदम क्लियर है? आगे राउल्ट्स कहते हैं माना ए और बी दो द्रव हैं, मान लेते हैं। शुरुआत करते हैं। माना कि कैपिटल ए व कैपिटल बी दो वाष्पशील द्रव हैं। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि परस्पर एक निश्चित ताप पर एक दूसरे में विलय हैं या घुले। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं डेरिवेशन के लिए। माना कि ए द्रव का आंशिक दाब बराबर पीए है। मैं जानता हूं आंशिक दाब सुनते ही आप में से कई सारे स्टूडेंट्स स्ट्रेस में आ गए। सर ये आंशिक दाब क्या होता है? थोड़ा पेशेंस रखिएगा, इसी लेक्चर में, इसी वीडियो में इस चीज को डिस्क्लोज करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। मान लेते हैं, माना कि ए द्रव का आंशिक दाब पीए है तथा इसकी शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब बराबर पी ए नॉट है, और इसके विलयन में कुल मोल की संख्या बराबर एन ए है। यानी कि जो हमने लिक्विड लिया है ए, उसकी जो क्वांटिटी है उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स एन ए है। एन द सिंबल ऑफ मोल एंड ए फॉर ए कंपोनेंट। क्लियर है? द फर्स्ट। सेकंड लेते हैं, तथा बी द्रव का आंशिक दाब बराबर पीवी है व इसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी बी नॉट है तथा विलयन में
इसके मोलों की संख्या NB है। इज दैट क्लियर? तो क्लियर है रूपरेखा? तो इसको तो हम जल्दी से इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। और इस पूरे को मैटर को हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द डेरिवेशन। आई होप सो ऑल ऑफ यू आर एग्री विद नाउ। ये भी क्लियर हो गया? आइए, अतः द्रव A का मोल प्रभाज किसके बराबर होगा? मैंने अपने पिछले वीडियो में यह बहुत क्लियर किया था। जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल प्रभाज निकालना है, उसके मोल को ऊपर रखिए और विलयन में जितने मोल हैं उनको नीचे कर दीजिए, यानी कि Na अपॉन Na प्लस NB। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक इसी प्रकार तथा द्रव B का मोल प्रभाज किसके बराबर होगा? थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। किसके बराबर होगा मोल प्रभाज? NB अपॉन Na प्लस NB। उम्मीद करता हूं ये मोल प्रभाज आपने मेरे पिछले वीडियो से बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब आते हैं राउल्स। तो राउल्स कहते हैं कब? वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए कि स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी एक घटक का आंशिक दाब यानी कि PA बराबर होगा उसकी शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के। द फर्स्ट। अब आप कहेंगे सर ये XA क्या है? लगता है पिछला वीडियो सिंसियरिटी के साथ नहीं देखा है। वापस कहूंगा, एक बार वापस मेरे पिछले वीडियो नंबर 5 को, राउल्स लॉ को देखें। उससे पिछले वीडियो मोल प्रभाज वाले को देखें, बहुत स्मूथ लगेगा आपको। तो ये हो गया। और PB क्या हो गया? PB बराबर हो गया उसकी शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब इंटू उसका मोल प्रभाज। तो वापस यदि ये बेचैनी है तो आपको बता दूं, इसे हम इंडिकेट करते हैं XA से और इसे हम इंडिकेट करते हैं XB से। A का मोल प्रभाज पढ़ते हैं इसे हम, B का मोल प्रभाज पढ़ते हैं। सो माय डियर, अकॉर्डिंग टू द राउल्स, स्थिर ताप पर किसी वाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी एक घटक का आंशिक दाब उसकी शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। अब आप कहेंगे सर वो आंशिक दाब बताने का आपने वादा किया था, क्या हुआ? आंशिक दाब है क्या? लगता है फर्स्ट ईयर में डाल्टन का आंशिक दाब संबंधी नियम आप लोग मिस कर रहे हैं, भूल रहे हैं। क्या था? यदि 2 या 2 से अधिक गैसें परस्पर क्रिया न करने वाली किसी एक पात्र में बंद कर दी जाएं, तो गैसीय मिश्रण द्वारा डाला गया कुल दाब उन गैसों के अलग अलग आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। उम्मीद करता हूं इतना सुनने के बाद ब्रेन ने क्लिक तो किया होगा, लेकिन अभी मेरे कई सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो ये कह रहे होंगे सर नहीं आया समझ में। इसे ऐसे समझते हैं, एक छत पर 4 लोग खड़े हैं, 4 persons आर देयर ऑन अ रूफ।
सपोज करिए सबका वजन 50-50 किलो। अब ठीक है, यानी सबका वेट 50-50 kg है। एक यूनिफॉर्म मान लेते हैं एग्जाम्पल को जल्दी समझने के लिए। तो हमने पूछा इन 4 पर्सन्स के द्वारा छत पर डाला गया कुल भार कितना है। तो आप कहेंगे सर एक का 50 किलो, 4 लगे तो 4 गुणा 50 बराबर सर 200 किलो दाब डाल रहे हैं ये लोग, या 200 किलो वजन डाल रहे हैं। और मैंने कहा इनमें से एक का कितना है, तो एक क्या हो गया, उन चारों के बीच का एक अंश, अंश माने हिस्सा, अंश माने हिस्सा। तो इन चारों में से एक कितना वजन डाल रहा है इस छत पर, तो आप कहेंगे सर 50 किलो। तो ये हो गया इसका, इस अंश का भार। तो जब कई सारे एक जगह इकट्ठे हों तो उनमें से किसी एक के द्वारा जो दाब डाला गया, जो भार डाला गया, उसे हमने कह दिया आंशिक दाब। अब गैस चारों तरफ दाब डालती है, इसीलिए हम वहां आंशिक दाब निकालते हैं। अब आप कहेंगे सर आंशिक दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं। हाँ ये बात ठीक है, आंशिक दाब को इंग्लिश में कहते हैं माय डियर, जल्दी से लिख देता हूं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। आंशिक दाब इज इक्वल पार्शियल प्रेशर। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया। अब ये ए गैस का आंशियल मतलब पार्शियल प्रेशर है, ये बी गैस का पार्शियल प्रेशर है। अब हम कहें तो सर गैस का नहीं द्रव का, तो सर इन दोनों द्रवों के द्वारा कुल कितना दाब डाला जा रहा है। तो आइए, अतः राउल्ट के नियमानुसार क्या, पी का मतलब कुल दाब बराबर होगा ए घटक के दाब के प्लस बी घटक के दाब के। पक्की बात है भाई, जब विलियम राउल्ट ने बनाया है तो उसमें ए और बी दो मिलाए हैं। अब दोनों के अलग अलग हमने आंशिक दाब पढ़ लिए हैं। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा विलियन का मिश्रण का कुल दाब आ जाएगा। ये कर देते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए। पीए की वैल्यू हो गई पीए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीबी की हो गई पीबी नॉट इंटू एक्स बी। इज दैट क्लियर। अब आप कहेंगे सर हम या एक्स और एक्स बी की वैल्यू ये रख सकते हैं, यही रखी जाएगी, यही रखी जाएगी। तो आइए नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं इसे। यानी इसलिए P बराबर हो गया PA प्लस PB से PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। अब पुट करिए वैल्यू, यानी PA नॉट इंटू XA की वैल्यू हो गई NA अपॉन NA प्लस NB प्लस PB नॉट एज इट इज रखिए, और ये हो गया हमारे यहां NB अपॉन NA प्लस NB। अगेन माय डियर, इट इज द सेकंड वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, और अभी जो पिछले वाले मैंने पेज पर आपको डिजाइन किया था, आप उसे राउल्ट्स लॉ को ऐसे भी लिख सकते थे। अब आप कहेंगे तो सर हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो यूज कौन सा करेंगे, अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग आप लगाइए। यदि न्यूमेरिकल के अंदर दोनों कंपोनेंट्स के मोल प्रभाज्य दिए गए हैं, मोल प्रभाज्य दिए गए हैं, तो आप ऑब्वियसली इसको लगाएंगे। और यदि न्यूमेरिकल के अंदर दोनों घटक, कंपोनेंट्स माने अवयव, घटक ए और बी जो थे द्रव थे, यदि उनके मोल प्रभाज्य नहीं दिए गए, बल्कि क्या दिया गया है, उनके अणुओं की संख्या, उनके मोलों की संख्या, उनकी ग्राम अणुक मात्रा। आप जानते हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, तीनों का मतलब एक है। तो माय डियर्स आप इस्तेमाल करेंगे इस वाले। फिर भी जो लोग डिस्टर्ब हैं उनकी मेमोरी के लिए PA नॉट ए घटक की शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, NA ए घटक के अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या, और NB बी घटक के अणुओं की संख्या।
पी बी नॉट, पी घटक। बच्चा सर ये बार बार घटक क्यों बोल रहे हो? घटक, कंपोनेंट, अवयव एक ही बात है। कुछ पापा बोलते हैं, कुछ पिताजी बोलते हैं, कुछ एक डैड बोलते हैं। तो ये आपके पर्सनल राइट्स हैं कि आप पापा, पिताजी, डैड क्या बोलना चाहते हैं। सिमिलरली माय डियर, क्योंकि मेरे वीडियो के व्यूअर्स डिफरेंट स्ट्रीम से हैं, कुछ यूपी बोर्ड वाले भी हैं, कुछ आईसीएसई बोर्ड वाले भी हैं, कुछ सीबीएसई बोर्ड वाले भी हैं। तो डिफरेंट स्ट्रीम के व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो तय मानिएगा मेरी भी फर्ज बनता है कि मैं उस पर्टिकुलर वर्ड को अलग अलग तरीके से डिफाइन करूं, जिससे आप लोगों के लिए मेरी वीडियो की लैंग्वेज और मेरी टीचिंग स्मूथ हो जाए। तो आइए, तो आप घटक बोल सकते हैं, अवयव बोल सकते हैं, कंपोनेंट बोल सकते हैं। तो पीबी नॉट क्या है? पीबी नॉट का मतलब है बी घटक की शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। क्लियर है? और वाष्प दाब याद करिएगा, पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था, आप एक पात्र लीजिए, उसके नीचे गुंशन बर्नर लगाइए, उसको जला दीजिए और उसमें लिक्विड को किसी को भी भरकर उसे आप एक निश्चित टेम्परेचर पर, निश्चित, जो मैंने इस पूरे आर्टिकल की शुरुआत में भी कहा था, राउल्ट के लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होगा, नहीं बदल सकते। तो एक निश्चित टेम्परेचर पर इस लिक्विड की वेपर का प्रेशर नोट करिए। इसी को हमने कहा था पी नॉट। अब यदि ये ए घटक है तो ये कह रहेगा पी नॉट ए, या कुछ एक लोग इसे पी ए नॉट ऐसे भी लिख देते हैं। तो यहां पर तनाव नहीं आना चाहिए। सर ये नॉट नीचे लिखा जाता है या ऊपर? मीनिंग इज दिस कि इसका मतलब है शुद्ध अवस्था का वाष्प। इज दैट क्लियर? तो माय डियर, अब वापस एक बार राउल्ट के लॉ को डिफाइन करते हैं, शब्दों के साथ खेलते हैं, क्योंकि ये तो था डेरिवेशन। स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में, स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी एक अवयव का आंशिक दाब, किसी एक अवयव का आंशिक दाब उसकी शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और उसके मोलर प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। इज दैट क्लियर माय डियर? उम्मीद है अब ये राउल्ट का नियम क्लियर हो गया होगा। और वापस याद दिलाऊंगा, गलती से भी मत कह देना सर ये राउल्ट का सेकंड लॉ है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टिल कंफ्यूज, बट आई होप सो आफ्टर seeing this video you will not confuse to take it is second law or the first law. No my dear, Raoult's law is same, but उन्होंने अपने दोनों लॉ को डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से, एक बार सॉलिड को लिक्विड में और एक बार लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करके मिलाकर डिजाइन किया। क्लियर है? आगे एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, तो आइए मेरे साथ। वो कौन सा आर्टिकल है जिस पर डिस्कशन करना चाह रहा था? मैंने अपने पिछले वीडियो में एक आर्टिकल डिस्कशन किया था आपके साथ, उसका नाम था वाष्प दाब। वाष्प दाब तो मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया था, लेकिन यह डिस्कशन नहीं कर पाया था कि वाष्प दाब को, वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द वेपर प्रेशर। आज का जो मेरा टॉपिक है, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसे हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द वेपर प्रेशर। घटक जो वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं।
दो होते हैं माय डियर। कौन कौन से? द फर्स्ट, नेचर ऑफ लिक्विड, यानी कि द्रव की प्रकृति, और सेकंड होता है माय डियर टेम्परेचर, यानी कि ताप। तो अब हमारे पास दो फैक्टर हैं और एक एक करके इन दोनों को आपको बताता हूं। जब हम किसी भी लिक्विड के प्रेशर को, वेपर प्रेशर को चेक करते हैं तो हमें देखना होता है कि उन लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का आकर्षण बल। सुनाई दे रहा है? आइए एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक पात्र लिया और उसमें सपोज जल ही ले लेते हैं, क्योंकि जल सबसे आसान रहता है समझने के लिए। तो जल के अणु होंगे इस तरीके से, अणु का मतलब मॉलिक्यूल्स होंगे, और उन मॉलिक्यूल्स के बीच निश्चित रूप से एक स्पेस होता है, एक स्थान होता है, जिन्हें हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, अंतरा अणु के स्थान। यदि ये फिगर थोड़ी छोटी लग रही हो तो आपको समझाने के लिए इसका साइज थोड़ा सा माय डियर बड़ा कर लेता हूं, तो जल्दी से आपको समझा पाऊंगा इस वीडियो के सेक्शन को। उम्मीद है अब विजिबिलिटी आपकी क्लियर हो गई होगी। तो मैंने एक पात्र लिया, एक बीकर लिया, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल को भरा। तो बात कर रहा हूं इनके बीच ये जो दो स्थान देख रहे हैं आप, ये देख पा रहे हो, इसे कहा जाता है अंतरा अणु स्थान, इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस। ये दो द्रव के अणुओं के बीच जितना ज्यादा होता है, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल हमेशा उतना कम होता है। और इस आकर्षण बल को सबसे पहले खोजा था वॉन डर वॉल ने। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज वॉन डर वॉल फोर्स। क्या कहलाता है ये? वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अंतरा अणु आकर्षण बल कहलाता है, जिसे वॉन डर वॉल ने। तो यदि कोई द्रव ऐसा है जिसके दो अणुओं के मध्य का स्थान बहुत कम है, या कहिए उनके अणुओं के मध्य का आकर्षण बहुत ज्यादा है, तो तय मानिएगा इस द्रव की वाष्प का वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों? क्योंकि इसके अणु एक दूसरे के साथ इतने स्ट्रांगली बाइंड अप हैं कि वो आसानी से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। दैट्स व्हाई इनका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब उल्टा कर देते हैं कि यदि हमारे पास कोई लिक्विड ऐसा है जिसके दो नजदीकी अणुओं के बीच की दूरी ज्यादा है, यानी कि उनके बीच का जो वॉन डर वॉल फोर्स है वो थोड़ा वीक है, तो बहुत कम एनर्जी, बहुत कम टेम्परेचर पर ही ये मॉलिक्यूल अपनी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आ जाएंगे, यानी कि ये बहुत आसानी से अपनी वाष्प अवस्था में आ जाएंगे। और जब ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होंगे तो वेपर का प्रेशर ज्यादा होगा। तो अधिक वाष्पशील द्रव वो होते हैं जिनके अणुओं के बीच का वॉन डर वॉल फोर्स कमजोर होता है। कम वाष्पशील द्रव वो होते हैं जिन द्रवों के दो नजदीकी अणुओं के बीच का वॉन डर वॉल फोर्स स्ट्रांग होता है। क्लियर हो गया? तो नेचर ऑफ लिक्विड यानी द्रव कैसा है, आपकी भाषा में कहूं पतला है या गाढ़ा है। क्लियर है? एंड द सेकंड इज टेम्परेचर। आपने देखा होगा, बहुत अच्छे से आपने जाना होगा, पेट्रोल हाथ पर पड़ते ही एवेपोरेट हो जाता है। पानी थोड़ा समय बाद होता है, और यदि यही आपने मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डाल दिया है तो और ज्यादा टाइम लेगा। कारण जानते हैं क्यों? सेम, दो
दो जो नजदीक अणु हैं पेट्रोल के, वाटर के और मस्टर्ड ऑयल के, अलग अलग डिस्टेंस रखते हैं एक दूसरे से। तीनों के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर जो फोर्स है, अंतरा अणु जो आकर्षण बल है, वो डिफरेंट है। इसीलिए इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें टेम्परेचर की नीड होती है। तो जिन द्रवों के अणुओं के मध्य अंतरा अणु के स्थान ज्यादा यानी कि वॉन डेर वाल फोर्स कम होता है, वो कम ताप पर ही इवेपोरेट हो जाते हैं, वाष्प में अवस्था में आ जाते हैं और उनका वाष्प दाब ज्यादा हो जाता है। और यदि किसी द्रव के दो अणुओं के मध्य की दूरी कम हो, यानी उनके मध्य लगने वाला वॉन डेर वाल फोर्स ज्यादा हो, तो तय मानिएगा उस फोर्स को तोड़ने के लिए हमें कंपैरेटिव ज्यादा टेम्परेचर देना होगा, जिससे उनके बीच का आकर्षण टूट सके और वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में आ सके। क्लियर है? तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला वॉन डेर वाल फोर्स है वो वीक होने लगता है और वो वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं। अर्थात ताप बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मोस्टली मॉलिक्यूल विल वेपोराइज्ड। क्लियर है? अब उल्टा कर देते हैं, और सर हम टेम्परेचर कम कर दें? टेम्परेचर कम कर देंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगी। वो प्रमाण आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब घर में काम करने वाली जो दीदी आती हैं वो घर में पोंछा लगाती हैं, तो पोंछे को दो डिफरेंट सीजन में चेक करिएगा। एक विंटर सीजन में जब पोंछा लगेगा तो काफी समय लगेगा, शायद दीदी पंखा भी चला देंगी। और जब गर्मी के अंदर समर सीजन में वो पोंछा लगाती है कमरे का, तो शायद लगाते लगाते वो पोंछा, वो गीलापन फर्श का सूखने लगता है, क्योंकि उस समय हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर नियर अबाउट 40 to 45 तक हो जाता है, और विंटर सीजन में ये टेम्परेचर नियर अबाउट 15 to 20 रहता है। तो डिफरेंट इन टेम्परेचर में चेंज होने के कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन चेंज हो जाती है। तो यहां यही बताना चाहता हूं कि वेपर प्रेशर पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने पर हमेशा वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो माय डियर, आज अपने इस वीडियो को यहीं विराम दूंगा। इतने समय तक आपने मेरे इस वीडियो को देखा, उसके लिए आप